मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहां हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के प्रमुख इतिहास के बारे में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के योगदान में प्लेटो द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण विचार के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, इनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं प्लेटो के परम शिष्य अरस्तु के बारे में कि अरस्तु ने क्या कहा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान का थर्ड पार्ट, मनोविज्ञान में अरस्तु का योगदान। मनोविज्ञान हम पढ़ रहे थे, अरस्तु का योगदान। मनोविज्ञान में आज अपन क्या पढ़ेंगे? अरस्तु का योगदान। दोस्तों, योगदान पढ़ने से पहले अरस्तु का जीवन परिचय पढ़ते हैं। अरस्तु का जो काल है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तु का जन्म जो है वो यूनान के इस्टे एरिया में हुआ। इनके पिता का नाम निकोमाचस, जबकि माता का नाम फेस्टिस था। ध्यान रखना दोस्तों, कई पुस्तकों में उच्चारण है ना, फेस्टिस भी हैं, तो दोनों एक ही है। ठीक है ना। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें सर्वप्रथम डी एनिमा, परवा नेचुरेलिया, ऑलिटोर, एथिक्स व पॉलिटिक्स प्रमुख हैं। जिन सब में डी एनिमा और परवा नेचुरलिया प्रमुख हैं, इनमें मनोविज्ञान के बारे में विस्तृत बताया भी गया है, जबकि आंशिक रूप से ऑडिटोर, एथिक्स और पॉलिटिक्स में भी मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के दिए हुए दैववादी सिद्धांत का खंडन करके ये बताया कि आत्मा और शरीर दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। यदि शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर किसी प्रकार का काम नहीं करेगा, ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे एक मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति। उन्होंने ये बताया कि शरीर के अंग जैसे कान, नाक, आँख, ठीक है ना, तो कान सुनता है, नाक सुगंध लेता है ना, गंध लेता है, आँख से अपन देख सकते हैं। तो ये देखना, ये सूंघना और ये सुनना, ये सभी कार्य क्या है? ये आत्मा के द्वारा नियंत्रित होती है। ये आत्मा है, उसकी क्या है? आत्मा है। जबकि मूर्ति में कान, नाक, आंखें सभी विद्यमान होती हैं, लेकिन वो ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना सूंघ सकता है, अतः उनमें आत्मा नहीं होती है। तो आत्मा शरीर का अभिन्न अंग है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के दैववादी सिद्धांत का खंडन कर दिया कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं। और जिस प्रकार प्लेटो ने कहा कि ज्ञान का केंद्र जो है मस्तिष्क है, उन्होंने अपने शिष्य अरस्तु ने इनका भी खंडन करके कहा कि ज्ञान का केंद्र जो है वो मस्तिष्क नहीं होकर कौन है भाई? हृदय। ठीक है ना, क्योंकि शरीर की सभी क्रियाएं हृदय से, हृदय में बहने वाले खून से पूर्ण होती हैं। जब तक शरीर में खून में उपस्थित श्वास या वायु चलती है, तब तक शरीर कार्य करता है। उसके अलावा उसके खत्म होते ही, बंद होते ही शरीर कार्य करना बंद कर देता है। अतः ज्ञान का प्रमुख केंद्र अरस्तु ने क्या बताया? हृदय बताया। और जो खून में जो वायु और श्वास चल रही है, ठीक है ना, उसे उन्होंने न्यूमा कहा। क्या कहा दोस्तों? न्यूमा कहा। ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज्ञान होता था हृदय का, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि हृदय से ही नियंत्रित होता था। उसका नियंत्रण जो मुख्य जो गुण था, ज्ञान जो था, वो आत्मा का माना गया। किसका माना गया भाई? आत्मा का गुण माना गया है। केंद्र जरूर हृदय है, लेकिन ज्ञान हृदय का हो ये आवश्यक नहीं है। होता था ज्ञान किसका?
आत्मा का होता था। और उन्होंने इसके अलावा ये भी बताया कि आत्म ज्ञान केवल आत्मा का एक गुण है, इस आत्मा में ज्ञान के जैसे अनेक गुण विद्यमान हैं, जिसमें विचार, चिंतन, मनन, तर्क, अनुभूति, व्यवहार, ठीक है ना, ये सब विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। तो शरीर और आत्मा दोनों एक है। आत्मा से शरीर का परिचय मिलता है और शरीर की क्रियाओं से किसी व्यक्ति के आत्मा का परिचय मिलता है। अतः मनोविज्ञान को आत्मा के इन छुपे हुए गुणों को, शक्तियों को बाहर निकालना चाहिए और उनको विकसित करने का कार्य करना चाहिए। इसके बारे में अरस्तु ने ये कहा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अरस्तु, प्लेटो और सुकरात ने जिस प्रकार आत्मा पर बल दिया, आत्मा को प्रमुख रूप से कहा, इसके बाद एक प्रमुख और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने पृथक विचार रखे। देखो इन सबसे पृथक विचारक कैसे हैं? उनका नाम था डेकार्ते। डेकार्ते का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म 1596 ईस्वी में फ्रांस में माना जाता है। इन्होंने कहा कि आत्मा और शरीर दोनों अलग है। क्या है? शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। इसके लिए उन्होंने एक पशु का उदाहरण देते हुए कहा कि शरीर एकमात्र यांत्रिक यंत्र के समान कार्य करता है। शरीर कैसे कार्य करता है भाई? यंत्र के समान, जबकि आत्मा में ऐसा नहीं होता है। आत्मा अनुभूति, व्यवहार, चिंतन, तर्क, विचार करके कार्य करता है। पशुओं के आधार पर उसने उदाहरण देकर यह बताया कि पशुओं में किसी प्रकार की आत्मा विद्यमान नहीं रहती है, तो इसलिए वह केवल एक यंत्र की भांति कार्य करता है। जैसे आपने कई देखा होगा पशुओं को, जैसे साधारण उदाहरण है कोल्हू का बैल, है ना। यांत्रिक समान मतलब यंत्र के समान मतलब यंत्र कभी थकते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पशु भी कभी थकते नहीं, निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। तो शरीर कैसा है भाई? एक यंत्र के समान है। और आत्मा क्या है भाई? आत्मा में सब विचार सम्मिलित रहते हैं। तो मनोविज्ञान का ये काम है। और ये जो क्रिया है जो वो शरीर के किसी अंग द्वारा नियंत्रित रहती है, ये आत्मा के द्वारा नहीं। वो कौन सा भाई? मस्तिष्क, ठीक है ना। आत्मा जो है वो आत्मा का जो अध्ययन है वो आत्मा वेद द्वारा किया जा सकता है, लेकिन शरीर में ये जो सारे जो कार्य हैं, जो व्यक्ति जो यंत्र के समान कार्य कर रहा है, वो किसके द्वारा नहीं देता? मस्तिष्क के द्वारा। अर्थात उन्होंने अपने अगले अग्रगामी मनोविज्ञान के उपरांत पृथक विचार रखे, ठीक है ना। इसी तरीके से डेकार्ते को पृथक विचारक कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आधुनिक समय में एक मूलतः परिवर्तन हुआ और 16वीं सदी में 16वीं सदी तक, ध्यान रखना दोस्तों, मनोविज्ञान को मूलतः आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, ठीक है ना। और इसी समय एक जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम था रुडोल्फ गोएकल, जिनका जन्म 1547 में जर्मनी में हुआ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था भाई? साइकोलॉजिया। और इसी में सर्वप्रथम पहली बार मनोविज्ञान नाम दिया। तो मनोविज्ञान में कहा जाता है कि अपना विकराल रूप जो है वो 16वीं सदी तक प्रारंभ किया। तो ईसा पूर्व 400 साल पहले से लेकर वर्तमान में 16वीं सदी से लगभग 2000 सालों के अथक प्रयास तक मनोविज्ञान ने अपना विकराल रूप प्रारंभ किया। तो 16वीं सदी तक आत्मा का विज्ञान के प्रथम विचार कौन कौन से थे? सुकरात,
प्लेटो, अरस्तु, ठीक है ना, तथा डेकार्ते। इसी समय कहा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एडम हग रेबन, जिनका जन्म है 1886 में स्कॉटलैंड में हुआ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें बताया उन्होंने कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो अरस्तु के समय माना जाता है। किसके समय माना जाता है? अरस्तु के समय माना जाता है, जिसने लगभग 16वीं शताब्दी में आधुनिक समय में अपना विकराल रूप प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, आज तक की क्लास यही तक। आगे हम पढ़ेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। धन्यवाद।